पता नहीं तुम लोगों को कितना समझ आया था कहाँ तक। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया हमने क्या पढ़ा था, आपके साइज ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि हमने रेडियस फाइंड किया था लास्ट टाइम, जो कि क्या था हमारा r इक्वल टू आर नॉट ए रेस पावर 1/3। ये हमारा लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा था, कैसे पढ़ा था ये सब मैंने बताया था। ए क्या होता है आपका मास नंबर होता है, जहाँ एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। आर नॉट क्या होता है आपका एम्पेरिकल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 रेस पावर -15, या 1.2 फर्मी मीटर भी बोल सकते हो। आज हमने पढ़ना न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब बात किसकी कर रहे हो आप, न्यूक्लियस की डेंसिटी की। तो न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ये रेशियो होती है किसकी, मास ऑफ द न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम। मास होता है जो न्यूक्लियस का, उसको डिवाइड कर दो किसके साथ है, वॉल्यूम के साथ न्यूक्लियस के, तो आपको क्या मिल जाएगी, न्यूक्लियर डेंसिटी मिल जाएगी। न्यूक्लियर डेंसिटी फाइंड करने के लिए आपको मास ऑफ न्यूक्लियस पता होना चाहिए। मास ऑफ न्यूक्लियस पता करने के लिए मान लो स्मॉल एम आपका क्या है, एवरेज मास है किसका, न्यूक्लियॉन्स का। एवरेज मास है किसका, न्यूक्लियॉन्स का। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। उनका एवरेज मास क्या है, स्मॉल एम है। और कैपिटल ए क्या है आपका, मास नंबर या एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। अगर आपको मास नंबर पता है या एटॉमिक वेट पता हो, और साथ में आपको एवरेज मास पता हो न्यूक्लियॉन्स का, तो आप मास ऑफ न्यूक्लियस फाइंड कर सकते हो। वो कैसे, ए को मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल एम के साथ, तो आपको क्या पता चल जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस पता चल जाएगा। तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, एम इंटू ए हो जाएगा। और आर, कैपिटल आर मान लो क्या है आपका, न्यूक्लियस का रेडियस है। कैपिटल आर क्या है आपका, न्यूक्लियस का रेडियस है। साथ साथ में मुझे एक बार कंफर्म कर देना, सभी को मेरी आवाज तो आ रही है ना। अच्छा देखो, आपको अभी मास पता चल चुका है न्यूक्लियस का, वो कितना है, एम ए। अब आपको वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको डेंसिटी फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस क्या होता है, वॉल्यूम भाई न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फेरिकल इन नेचर होता है। तो क्या फार्मूला होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। रेडियस क्योंकि न्यूक्लियस का क्या है आपका, कैपिटल आर है, तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। और आर की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 4/3। आर की वैल्यू अभी बताई मैंने क्या होती है, आर नॉट, आर की देखो क्या था, आर नॉट इंटू ए की पावर कितनी, निकालने के लिए। ठीक है, तो मैं वापस बता रहा हूँ वॉल्यूम के बारे में। आपको मास तो पता चल गया न्यूक्लियस का कितना है, एम इंटू ए है। अब वॉल्यूम पता करना है, अभी न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फेरिकल इन नेचर होता है। तो क्या फॉर्मूला होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो यहाँ पे 4/3 आर का फॉर्मूला था, अभी मैंने जस्ट बताया था, कल जो हमने पढ़ा था क्या था, क्या होता है, आर नॉट ए की पावर कितनी, 1/3, और इसका क्या है, क्यूब है, तो क्यूब कर दो। तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, आर नॉट का क्यूब हो जाएगा। और ये 3 और ये 3 एक वाला कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला, जो कि यहाँ पे देखो लिखो 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। ये कैसे आ गया ये मैंने आपको अभी बता दिया। तो वॉल्यूम भी आपको पता है, अब मास भी पता है, तो डेंसिटी फाइंड कर सकते हो आप इजिली। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या, मास ऑफ न्यूक्लियस अपन वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या, एम इंटू ए है, और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस क्या है, 4/3 पाई आर, पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। ए और ए आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, यू विल लेफ्ट विद 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, ऊपर क्या है एम। ये 4/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3m/4 पाई आर नॉट का क्यूब। एक बार देख लेते, रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके ऑन है। तो ये हमारे पास आ गया डेंसिटी फाइंड करने का तरीका। डेंसिटी को आपको पता ही है, रो के साथ लिखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय रो। तो सिंस m r नॉट इज कांस्टेंट, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस किसके ऊपर क्या रहती है आपकी, सेम रहती है। कोई भी मैटर होगा, उसकी जो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो चेंज नहीं होती, वो क्या रहती है, सेम रहती है। क्यों, क्योंकि ये मास ऑफ न्यूक्लियन क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। 4 पाई भी कांस्टेंट वैल्यू है, और आर नॉट क्या एम्पेरिकल कांस्टेंट है, ये भी वैल्यू फिक्स रहती है 1.5 इंटू 10⁻⁻13 सॉरी 15। तो आप डेंसिटी फाइंड भी कर सकते हो, कैसे, मास ऑफ न्यूक्लियन आपको पता है, यानी कि प्रोटॉन क्या होता है, मास 1.6 इंटू 10⁻27 kg। आर नॉट की वैल्यू पता है 1.2 इंटू 10⁻15। पाई की वैल्यू आपको पता है, तो सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और इसको कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करके आपको क्या मिल जाएगी,
डेंसिटी मिल जाएगी। और कितनी डेंसिटी होती है आपकी न्यूक्लियस की? इट इज 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। इजी सा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ये आंसर आ जाएगा आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो, है ना। वैल्यू आपको थोड़ी सी अप्रोक्सीमेटली याद भी होनी चाहिए, अगर याद रख सकते हो वैल्यू को कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितनी होती है। तो 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब होती है। दिस शोज मैटर इन न्यूक्लियस इज वेरी डेंसली पैक्ड एज डेंसिटी ऑफ वाटर इज कितनी होती है? 10⁻3। पानी की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है? 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब होती है। हिसाब लगाओ। और न्यूक्लियस की देख रहे हो कितनी है? 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब है। तो हिसाब लगाओ भाई, डेंसिटी बताती क्या है? कोई चीज कितनी क्लोजली पैक्ड की है। कोई चीज जितनी ज्यादा क्लोजली पैक की होगी उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी। पानी इतना ज्यादा क्लोजली पैक नहीं होता, इसलिए वो लिक्विड की फॉर्म में, इसलिए उसकी डेंसिटी कितनी? 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब है। लेकिन न्यूक्लियस देख रहे हो कितना ज्यादा डेंसली पैक्ड है? 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। इससे हमें ये बात समझ आई डेंसिटी फाइंड करके, न्यूक्लियस की डेंसिटी समझ आ गई। अब चलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। न्यूक्लियर फोर्सेस याद करो, 11th में मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ फोर्सेस, 4 किस्म की फोर्सेस होती हैं। उसमें से मैंने न्यूक्लियर फोर्स पढ़ाया थी जब, तो मैंने बोला था 12th में आप वापस पढ़ोगे, तो देखो वापस पढ़ना पड़ रहा है। पहली बात, न्यूक्लियर फोर्सेस कैसी फोर्सेस होती हैं? ये क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं ऑफ अट्रैक्शन। ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती है ना, ये न्यूक्लियस के बीच में एग्जिस्ट करती है। सबसे पहली बात, ये क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो होल्ड करके रखती है किनको? न्यूक्लियॉन्स को। और न्यूक्लियॉन्स मैंने आपको बताया, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियॉन बोलेंगे और प्रोटॉन को भी न्यूक्लियॉन बोलेंगे। यानी कि ये होल्ड करके रखती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखती है। किसको? न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, कोई भी एटम के। जनरली आपको पता है प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करने चाहिए? रिपेल करने चाहिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करने चाहिए। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर तो सारे के सारे प्रोटॉन बैठे होते हैं, तो क्यों, कैसे कैसे एक दूसरे के पास रह रहे हैं? ये तो रिपेल होकर दूर चले जानी चाहिए। तो इनको बांध के कौन रखता है? दैट इज न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस को और डिटेल में बाद में समझते हैं, पहले फिलहाल ये क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो होल्ड करके रखती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। किसके अंदर? इन टीनी न्यूक्लियस, टीनी का मतलब बहुत छोटा, इन टीनी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। इनके बीच में, प्रोटॉन्स के बीच में मैंने अभी बोला रिपल्शन होती है, लेकिन उनको ओवरकम करके ये न्यूक्लियर फोर्सेस क्या करती है? इनको आपस में बांध के रखती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। प्रॉपर्टीज आ जाएंगी न्यूक्लियर फोर्सेस की। पहली बात, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये क्या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है किसमें? नेचर में। इसका मैग्नीट्यूड होता है न्यूक्लियर फोर्सेस का, वो क्या होता है? 100 टाइम्स ज्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम कर देती है। 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। समझ आ रही होगी बात, कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये पता चल रहा होगा। तीसरा पॉइंट, दीज फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। ये फोर्सेस कैसी हैं? नॉन कंजर्वेटिव, यानी कि पाथ के ऊपर या मीडियम पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो कैसी है? ये नॉन कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव होती हैं, लेकिन ये नॉन कंजर्वेटिव है। सिमिलरली ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नॉन सेंट्रल फोर्सेस होती हैं वो। पर जो आपकी ये जो फोर्स है कौन सी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये कैसी है? नॉन सेंट्रल फोर्स है। कैसी है? नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? जो भी कभी भी कोई फोर्स का आपने इफेक्ट लेना तो सेंटर ऑफ द एटम से लोगे। सेंटर ऑफ एटम यानी कि सेंटर ऑफ द बॉडी लोगे, चाहे वो चार्ज है चाहे कुछ भी हो, उसके सेंटर से इफेक्ट लेंगे। जब भी डिस्टेंस का मेजरमेंट करोगे सेंटर से करोगे। क्यों सेंटर से करते हैं? क्योंकि वो सेंट्रल फोर्सेस है, सारा इफेक्ट सेंटर से लेना है, इसलिए डिस्टेंस भी सेंटर से लेंगे। अगर सेंट्रल फोर्सेस हो तो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आपकी सेंट्रल है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस आपकी सेंट्रल फोर्सेस नहीं है, इसलिए ये क्या है? नॉन सेंट्रल फोर्सेस है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्सेस, जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं एक्ट बिटवीन पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पेयर ऑफ प्रोटॉन्स एंड आल्सो बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं ये किनके किसके बीच में होती हैं? न्यूट्रॉन्स के बीच में भी होती हैं, प्रोटॉन के भी। वैसे एक सेकंड देना मुझे होगी तो देखो मैं क्या बता रहा था तुम लोगों को। ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं ये किसके किसके बीच में होती है? देखना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी होगी,
प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होगी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी होती हैं। कौन सी फोर्सेस? न्यूक्लियर फोर्सेस। यानी कि ये एक ही जैसी लग रही होती हैं। कैसी होती है? सेम स्ट्रेंथ की होती हैं। अगर सभी को आवाज आ रही है एक बार यस करके बोल दो कि आवाज आ रही है, ताकि मुझे पता चल सके। यस सर। ओके, आगे देखो, दीज फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज। ये कैसी फोर्सेस होती है? शॉर्ट रेंज। ऐसा नहीं है एक प्रोटॉन यहाँ बैठा दूसरा प्रोटॉन यहाँ बैठा है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी, नहीं, फिर तो अट्रैक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होंगी तब भी ये बहुत ज्यादा नाम से स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो मतलब कि दूर से भी किसी चीज को अपनी तरफ खींच लेगी, नहीं। ये शॉर्ट रेंज होती है, बिल्कुल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई जब दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब आते हैं ना, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ डिस्टेंस में जब आते हैं, तब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, तभी फोर्सेस लगती हैं ये वाली, अदरवाइज नहीं लगेंगी। नेक्स्ट क्या है? इनका जो फील्ड पार्टिकल, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज फोर्सेस बोलते हैं। इनका जो फील्ड पार्टिकल होता है वो होता है पाइमिसॉन। वो क्या होता है? पाइमिसॉन। नेक्स्ट क्या? न्यूक्लियर फोर्सेस डिपेंड ऑन इन स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द किसका? न्यूक्लियाई। जो न्यूक्लियाई होता है उसकी स्पिन, आपको पता है ना, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, दो किस्म की रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन होती है, एक रोटेशन होती है, तो स्पिन कर रहे होते हैं बेसिकली। तो पूरी इसी उसी के ऊपर यहाँ पे बात चलती है। न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? स्पिन के ऊपर और एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। किसके? न्यूक्लियाई के। जो न्यूक्लियाई है उसके स्पिन और एंगुलर मोमेंटम के ऊपर भी आपकी न्यूक्लियर फोर्सेस क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं। कैसे करती हैं वो थोड़ा सा हाई लेवल पे चला जाता है, उसको आपको स्टडी नहीं करना है फिलहाल के लिए। एटलीस्ट आपको ये 7 पॉइंट जो मैंने ऊपर वाले बताए ये आपको पता होनी चाहिए क्लियरली, ठीक है। किसी को इसमें किसी को डाउट है वो तो पूछ सकता है, तब तक आगे चलते हैं। हाँ, साथ में मैंने तुम लोगों को फीडबैक के लिए बोला हुआ था, काफी स्टूडेंट वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस विद डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, तभी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जिस्ट करेगी। मैंने अभी बताया था वो कितना डिस्टेंस है, वो भी यहाँ पे मैं आपके साथ बात करूंगा। देखिए ये आपको दिख रहा है ग्राफ? ग्राफ देखो किस तरह से बना हुआ है, इसको मैं रेज कर देता हूँ एक बार। हाँ, ये तो ऊपर वाली जो वाई एक्सिस है ये क्या बता रही है? न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। और जो एक्स एक्सिस है ये किसके बारे में बता रही है? डिस्टेंस के बारे में। कौन सा डिस्टेंस? कोई भी न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में डिस्टेंस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में डिस्टेंस। इस तरफ जाओगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा और इस तरफ जाओगे तो डिस्टेंस डिक्रीज होगा। बात समझ आ रही होगी? अब होता क्या है, 0.8 फर्मी मीटर से लेके 10 फर्मी मीटर तक रेंज ली हुई है मैंने यहाँ पे। 0.8 फर्मी मीटर से लेके 10 फर्मी मीटर तक रेंज ली हुई है। इस रेंज के अंदर मैं यहाँ पे आपको बात करने लगा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब मैं फोर्स पढ़ाई थी मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, तो मैंने आपको तब समझाया था अगर फोर्स नेगेटिव हो और फोर्स पॉजिटिव हो, इन दोनों का कुछ ना कुछ मतलब होता है। नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और पॉजिटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। क्यों होगी इसका रीजन भी मैंने बताया था, अभी मैं उस चीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। अगर किसी को पूछना होगा बाद में पूछ लेना, जब फ्री जैसे में हम फ्री होते हैं थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल के लिए मैंने ये बताया था तुम लोगों को, नेगेटिव फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस, पॉजिटिव फोर्स होता है रिपल्सिव फोर्सेस। अब यहाँ पे देखो ये वाली एक्सिस जो है ये क्या बता रही है? फोर्स के बारे में, और ये बता रही है डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन। अब जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है ना, तो देखो ये जो फोर्स है मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है पर नेगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे 0 होता है, ये नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में आपकी फोर्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, यानी कि क्या हो रही है? अट्रैक्टिव फोर्स हो रही है। और इस बाद में अट्रैक्टिवनेस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, एक टाइम आएगा 0 हो जाएगी। किस पॉइंट पे 0 हो जाएगी? 0.8 पे। अगर 0.8 से भी कम डिस्टेंस हो जाता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में 0.8 मीटर से भी 0.8 फर्मी मीटर से भी डिस्टेंस कम हो जाएगा, तब उनके बीच में कौन सी फोर्स लगने लगेगी? अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगी, सॉरी रिपल्सिव फोर्स लगने लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगी। अगर 0.8 हो गया तो 0 फोर्स हो जाएगी। अगर इससे बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गया इससे ज्यादा, तो कौन सी लगेगी? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, क्योंकि नेगेटिव फोर्स है तो अट्रैक्टिव होगी।
फिर उसके बाद 10 फर्मी मीटर होगा तो ये फिर से क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। इसके बाद की डिस्टेंस, अगर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 10 फर्मी या 10 फर्मी से ज्यादा हो जाता है तो वो कैसी हो जाती है आपकी, जीरो फोर्सेस हो जाती हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। इन सारी बातों को वापिस मैं यहाँ पे लिखा हुआ लैंग्वेज में उसको समझाता हूँ। न्यूक्लियर फोर्सेस कैसी होती है, नेग्लिजिबल होती है। कब? व्हेन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियन क्या होता है, मोर देन 10 फर्मी होता है। जब 10 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस होता है न्यूक्लियंस के बीच में तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती है वो नेग्लिजिबल होती है, बिल्कुल जीरो होती है। व्हेन न्यूक्लियंस आर ब्रॉट क्लोजर, जब क्लोज ला रहे होते हैं उनको तो क्या होती है, वहां पे नेगेटिव फोर्स होती है आपकी। न्यूक्लियर फोर्सेस कैसी होती है आपकी, नेगेटिव होती है। क्या होता है, व्हेन न्यूक्लियॉन्स आर ब्रॉट क्लोजर, देन वहां पे क्या होगा, नेगेटिव फोर्स होगी। नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या, अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि अट्रैक्शन होगी, विच गेट इंक्रीज। और जो वो क्या होती जाती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है, बाद में डिक्रीज होती जाती है, ये भी मैंने बताया। विच गेट इंक्रीज विद डिक्रीज इन डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जा रहा है इंक्रीज होती जा रही है। तो आप देख रहे हो उल्टा काम हो रहा है। यहाँ पे आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, वहां पे आपने देखा था फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था, वहां भी देखा था आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। पर यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जो मैंने पीछे पढ़ाई थी उसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी कि आपकी जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करती है, दे डू नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। लास्ट पॉइंट देखो, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियन बिकम लेस देन 0.8 फर्मी मीटर, अभी बताया था जब 0.8 फर्मी मीटर से भी कम हो जाता है तो न्यूक्लियर फोर्सेस कैसी हो जाती है, रिपल्सिव हो जाती है, क्योंकि पॉजिटिव फोर्स हो जाएगी। फिर पॉजिटिव फोर्स होने का मतलब कैसी हो जाएंगी, रिपल्सिव हो जाएंगी। बात समझ आ रही होगी। ये आपकी हो गया वेरिएशन ऑफ किसकी, न्यूक्लियर फोर्सेस विद डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके हिसाब से आपकी जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो कैसी हैं, वो यहाँ पे हमें समझ आती है। ये ग्राफ से हमने पूरा डिटेल में 3 पॉइंट्स में इसको कंक्लूड किया। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है पहले।